रिकेप कर लेते हैं सारा, है ना। चैप्टर का समरी कर लेते हैं, क्या सीखा हमने चैप्टर में, है ना। द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो बोन से बना होता है। ठीक है, द स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। द स्केलेटन हेल्प अस इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में भी मदद करते हैं, न्यू ब्लड सेल्स स्केलेटन में ही बनते हैं। जो लॉन्ग 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 बोन्स होते हैं जैसे फीमर वगैरह, वो हॉलो, उसके हॉलो पोर्शन में एक सेमी सॉलिड होता है जो जनरली क्या करता है, ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है ना, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। वो जो सेमी सॉलिड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो में ही ब्लड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, द स्कल्स गिव शेप टू आवर हेड एंड फेस, हमारा स्कल हमारे फेस और सर को एक शेप देने का काम करता है। The backbone and the vertebral column protect the delicate spinal cord. Spinal cord को protect कौन करता है, vertebral column बोलो या backbone बोलो। The rib cage protect the heart and the lungs. Rib cage जो होता है वो protect करता है heart and lungs को। Joint is the place which at which the two bones meet. Joints उससे कहा जाता है जहां पर दो bones मिलते हैं। There are three kinds of joints. तीन तरह के joints होते हैं, या तो freely movable हो सकता है, या तो slightly movable हो सकता है, और फिक्स जॉइंट हो सकता है। स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल एंड फिक्स जॉइंट, तीन तरह के जॉइंट्स हो सकते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर टाइप्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो चार तरह के हैं, कौन कौन से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड फाइबर जॉइंट्स। मूवमेंट इन बॉडी occurs by the constructions and relaxations of the muscles। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो कैसे अकर होता है, वो अकर होता है ड्यू टू द कंट्रक्शन एंड रिलक्शन। कंट्रक्शन का मतलब सिकुड़ने के कारण, और रिलक्शन सॉरी कंट्रक्शन का मतलब सिकुड़ना और रिलक्शन का मतलब फैलना। तो मसल्स के सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमी। तो एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड के सर्च में, है ना। सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, snails, fish, snakes have fascicular body movement। इनके बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो fascicular होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है जी। यस सर। अब अगला चैप्टर हमारा यस जो है सर। वो, अगला चैप्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है, हमें ये पढ़ना है। एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में हम मेनली जानेंगे। ठीक है, ओके सर। तो आइए पढ़ते हैं। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हर दिन हमें क्या होता है, एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। सम आर स्मॉल व्हाइल सम आर बिग, कुछ स्मॉल हो सकते हैं कुछ बिग हो सकते हैं। सम आर कलरफुल, कुछ कलरफुल होते हैं, अदर आर कलरलेस, जबकि कुछ कलरलेस भी होते हैं। There are objects that we see differ in shape, size, color and some other characteristic features। क्या बोला जा रहा है, देयर आर ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका शेप, साइज, कलर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अलग होता है। मतलब हम जब भी देखते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हर चीज एक जैसा दिखाई देता है, हर चीज का कलर एक जैसा होता है। अलग अलग चीज, अलग अलग करेक्टर होते हैं, उनके अलग अलग शेप साइज होते हैं ना। All the things that we see around us is the shape, mass possess mass and occupy space, but all of them do not have life। हम जो भी चीजें अगल बगल देखते हैं उनका एक शेप होता है, वो मास को पोसेस करते हैं, और उन एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास स्पेस होता है, वो स्पेस को क्या करते हैं, घेरते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन सब में लाइफ ही हो। Thus the object around us can be categorized into living and non-living things। तो इसलिए हम अपने अगल बगल की चीजों को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक हुआ लिविंग थिंग्स, दूसरा हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ गया बच्चों। यस सर। यस सर। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी यस सर। natural such as stones, such as stone, rivers, mountains, stars, as well as and mad।
cars and bicycle, these all are the non-living things. So non-living things तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, living non-living क्या है ना? Yes, sir. लिविंग नॉन लिविंग आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें इसी चैप्टर पे डील करना है मेनली, ठीक है? तो ऑल लिविंग Okay, sir. ऑर्गेनिजम्स गिव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोला गया है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लीव, एक मिनट रुको। तो यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लीव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक समय तक जिंदा रहता है। जैसे कि इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना 70 80 90 हाईएस्ट 100 तक जीते हैं। उससे ऊपर भी थोड़ा बहुत कोई कोई जी लेता है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। बट एवरेज लाइफ जो होता है वो 60 से 70 होता है एक इंसान का। दिस इज नॉन एज द लाइफ स्पैन, और इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, है ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न एंड दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एंड फाइनली डाई। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं अपने शेप एंड साइज को, और फाइनली मर जाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? In the above activity, on what basis have you differentiate between the living and the non-living object around you? आप किस बेसिस पर, ठीक है, अपने अगल बगल की चीजों को बोलते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इफ यू कंसिडर द योरसेल्फ लिविंग, कैन यू टेल व्हाई? ठीक है, अगर आप खुद पे कंसिडर करते हो तो आप खुद को लिविंग बोलते हो, क्यों बोलते हो? आप खुद को लिविंग क्यों बोलते हो? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सम कॉमन फीचर्स, लेट अस लर्न अबाउट देम। आइए देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला हुआ क्या? सेल्यूलर स्ट्रक्चर, है ना? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका बॉडी जो होता है सेल से बना होता है। सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ना? सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल्स है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है? एंड ईच ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स टुगेदर मेक अ ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते, सॉरी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दिस ऑर्गन सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनिजम्स टू कैरी द बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो हमने क्या सीखा कि हर एक बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। Tissue. टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। Or जैसे हमारा ऑर्गन क्या है? हाथ पैर, है ना? ये सब हमारा ऑर्गन है। या फिर अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखोगे तो हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है, हमारा लिवर एक ऑर्गन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना है, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर, जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना? उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अपने पास ब्रेन है, ब्रेन के लिए बहुत सारे उसके सिस्टम्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे सिस्टम जब एक बॉडी में आ जाता है तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ में आया बच्चों? तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। सबसे छोटा यूनिट क्या है लाइफ का? सेल। कोई भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, चाहे आप हो, हम हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा सेल से ही लाइफ स्टार्ट होता है, ठीक है? और उस छोटे से सेल को जाइगट कहा जाता है। हम आगे पढ़े होगे 7 क्लास में, नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ोगे, उतना डीप में नहीं जाऊंगा। अब आ जाओ, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको खाना चाहिए, नहीं, नीड फॉर फूड, उनको खाना चाहिए होता है। अगर खाना नहीं दोगे तो वो क्या होंगे? मर जाएंगे। कैन यू टेल फॉर हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर? कितने दिन तक आप बिना खाए पिए रह सकते हो? क्या बता सकते हो? वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर लॉन्ग। हम ज्यादा लंबा समय तक नहीं जी सकते बिना पानी और खाने के। वी विल फील हंग्री एंड थर्स्टी एंड मे डाई। हमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, और हम मर जाएंगे, हम मर सकते हैं, ठीक है? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। हमें एनर्जी चाहिए होता है हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अभी आप पढ़ रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, आप सोते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, आप बोलते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है?
वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड इट फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से आता है? जो फूड हम खाते हैं वहां से हमें एनर्जी हमें मिल जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत फूड चाहिए होता है ना। प्लांट्स आल्सो नीड फूड। प्लांट्स आल्सो नीड फूड। दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए फूड चाहिए, लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते। फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो होती है वो ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, मतलब अपना खाना बनाती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड with the help of sunlight, carbon dioxide and water, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of what? In the presence of sunlight, it's called क्या? It's called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दो चीज को प्लांट्स यूज करती है लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या बनाती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके, है ना। प्लांट्स आर देयर फोर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते, पका जरूर लेते हैं लेकिन बना नहीं पाते। ऐसा नहीं कि चावल अपने घर में उगाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास कोई मशीन है जिससे चावल बना लेते हैं, है ना। चावल तो खेत में बनता है ना। गेहूं जो होता है वो खेत में बनता है, उसको भले ला के प्रोसेस किया जाता है और उसको फिर पकाया जाता है। तो पकाना और बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अगर बात करते हैं मांस, तो मांस खाने वाले इंसान को भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है। नहीं, अगर प्लांट्स ही नहीं होगा तो फिर मांस जो मीट ईटिंग एनिमल, सॉरी मीट गिविंग एनिमल्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? वो तो रहेंगे ही नहीं। सच एनिमल्स देयरफॉर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उसके लिए वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, microorganisms such as fungi and bacteria obtain food from the dead and decaying organism। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे फंजी और बैक्टीरिया जो हो गया, फंजाई और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? दूसरे डेड डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना निकालते हैं, मरे गले चीजों से अपना खाना गेट करते हैं, इनको वहीं से न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, याद रखना। द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, आ रहा है बच्चों? लाइन पे हो? Yes, sir. बीच में बोला करो यार, Yes, कभी कभी sir. लॉग आउट, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यू Yes, ऑलवेज हैव sir. ग्रोन टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर और Yes, ओवर ईयर। sir. जैसे 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 आपकी एज बढ़ेगी, आपको भी क्या होना चाहिए? आपको भी टॉलर स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इन अदर वर्ड, यू हैव ग्रो इन साइज एंड इंटेलिजेंस। आपको साइज और इंटेलिजेंस में बढ़ना होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इंक्रीज है। ग्रोथ किसको बोलते हैं? तो साइज और ऑर्गेनिज्म, साइज में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, है ना, लंबा होना, मोटा होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। living organism develop and mature living organism develop and mature as they grow up. A baby grow into the child, and a child into an ad, adolescent, and then into an adult. A seed germinates into the seedlings to grow into a mature plant. Similar, a tadpoles grow into a frog. समझ में आ रहा है? एक सीड जो होता है जर्मिनेट होकर वो क्या बन जाता है? सीडलिंग्स बन जाता है, बनता है ना जी। एक सीड जर्मिनेट होकर क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है छोटा सा, दैट ग्रो इनटू द मैच्योर प्लांट। फिर वो धीरे धीरे प्लांट बन जाता है।
tadpole grow into the frog, tadpole जो होता है वो ग्रो करके क्या बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है. We can reserve the process of the growth. ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होता है. ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रख लो. लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ चाहिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, तो हमने पढ़ा भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. पहला तो हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. दूसरा क्या पढ़ा, नीड फूड, उनको फूड चाहिए होता है. Yes, sir. और तीसरा हमने पढ़ा दे ग्रो, वो बढ़ते हैं, पर वो बढ़ते हैं, है ना, वो बढ़ सकते हैं या बढ़ते हैं. तो ये हमने पढ़ा. अगला है रिस्पिरेशन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, है ना. What happen when you need, what happen when your nose is blocked due to the cold and cough? क्या होगा जब आपका नोज जो होगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा. what difficulty you face at time, उस समय आप क्या फेस करोगे. You find it difficult to breathe, आपको सांस लेने में परेशानी होगी. And you try to breathe through your mouth, और आप अपने मुंह से सांस लोगे. Can you tell why do you breathe, क्या आप बता सकते हैं हम ब्रेथ क्यों करते हैं. तो वी ब्रेथ टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम ब्रेथ इसलिए करते हैं ताकि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने बॉडी में एंटर कराएं. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, और जो फूड हम खाते हैं उससे ये ऑक्सीजन क्या करता है, जाकर केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन का याद रखना. व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन. तो फूड का ऑक्सीजन से क्या करना, जलना. फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना. फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना, यही क्या कहलाता है, फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन होता है. और इस रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है और वाटर बनती है. यही एनर्जी हम बॉडी को ग्रोथ करने के लिए या बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं. बॉडी को टिश्यू को रिपेयर करने के लिए या बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज कर लिया जाता है. समझ में आया. और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. ठीक है. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है ना. जैसे मछली के पास गिल्स होता है, हमारे पास लंग्स होता है ब्रीथिंग के लिए, है ना. ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू द, क्या सर सर जो फिश होती है वो तो गिल्स से सांस लेती है ना. हाँ. Human being breathe through the lungs, and aquatic animals such as fish and the prawns breathe through the gills. They breathe in oxygen dissolved in water. Insects such as the cockroach and the grasshopper breathe through the spiracles. ठीक है. तो क्या होता है, स्पाइकल्स होता है. स्पाइकल्स क्या होता है भाई, तो ग्रास ऊपर और कॉकरोच के बॉडी पर छोटा छोटा छेद होता है ना, उस छोटे छोटे पोर्स को स्पाइकल्स कहा जाता है. एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू द मोस्ट स्किन, अर्थवर्म अपने मोस्ट स्किन से ही ब्रीथिंग करता है. फ्रॉग्स व्हिच इज एन एम्फीबियन ब्रीथ थ्रू मोस्ट व्हेन इन वाटर एंड थ्रू इट्स लंग्स व्हेन एन लैंड. ठीक है. तो क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन है, वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसलिए उसको एम्फीबियन कहा जाता है. तो जब वो पानी के अंदर होता है तो अपने गिल से सांस लेता है. सॉरी, इस ठीक है, जब वो पानी में होता है तो अपने मोस्ट स्किन से सांस लेता है, अपने स्किन से सांस लेता है, क्योंकि पानी में फेफड़ा काम नहीं करेगा. फेफड़ा बना है केवल हवा में सांस लेने के लिए. एंड व्हेन इन वाटर थ्रू इट्स लंग्स, तो लंग्स जो है वो पानी में काम नहीं करेगा. लंग्स केवल कहाँ, हवा में काम करने के लिए बना हुआ है. स्टोमाटा प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, है ना. प्लांट्स को भी चाहिए होता है ऑक्सीजन रिस्पायर करने के लिए. अभी तक आपने सुना होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है और ये ऑक्सीजन को रिस्पायर करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है. स्टोमाटा, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स. ये टिनी पोर्स जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फंजाई बैक्टीरिया ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों से लेते हैं. फिशेस एंड प्रॉन ब्रीथ थ्रू द गिल्स.
ब्रेथ थ्रू, डॉट ब्रेथ थ्रू द स्पाइकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। तो कौन है? कॉकरोच। कॉकरोच ही था ना? यस सर। कॉकरोच एंड ग्रास ऊपर, तो कुछ भी लिख, कॉकरोच लिख दो या ग्रास ऊपर लिख दो। Dot are tiny pores. Dot are tiny pores that helps in the gaseous exchange in the plants. Dots are the tiny pores. तो स्टोमटा होता है टाइनी पोर्स कहाँ पर? लिप्स पे। ये जो लिप्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को स्टोमटा कहते हैं। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है। एंड डॉट ब्रीथ थ्रू इट्स मोस्ट स्किन। कौन है? मैं अपने मोस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। फ्रॉग भी है और साथ में अर्थवॉर्म्स भी है ना? तो फ्रॉग ही लिख देते हैं। तो फ्रॉग के एन के लिए तो फ्रॉग नहीं हो सकता, अर्थवॉर्म के लिए एन यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एन लगा, ए होता है तो वो फ्रॉग लगाते हैं। अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म ही होगा यहाँ पे। ठीक है। अब कल हम लोग आगे और पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन एंड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन। उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक टॉपिक और